इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आइटरेटर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो भी कंटेनर क्लासेस हैं उनमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को आइटरेटर की ज़रूरत होती है। तो कह सकते हैं कि आइटरेटर एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग इसमें रखे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं, इस कंटेनर क्लास में रखे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो आइटरेटर प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन कंटेनर क्लासेस सच एज वेक्टर, मैप, लिस्ट एटसेट्रा। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आइटरेटर जो है वो पॉइंटर्स की तरह है, लेकिन वो पॉइंटर्स नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि दे आर लाइक पॉइंटर्स बट दे आर नॉट पॉइंटर्स। ऑल्दो दोनों ही केसेस में अगर हम लोग को कोई वैल्यू गेट करनी होगी, चाहे हम लोग को पॉइंटर से कोई वैल्यू लेनी हो या फिर आइटरेटर से लेनी हो, हम लोग स्टार लगाकर वो वैल्यू मिलती है, स्टार आई टी या स्टार पी। लेकिन फिर भी ये दोनों अलग हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनेगा आइटरेटर वर्सेस पॉइंटर पे, तो वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो आइटरेटर पॉइंटर की तरह ही होते हैं लेकिन पॉइंटर्स नहीं होते, उनके कुछ जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट एन आइटरेटर इज एनी ऑब्जेक्ट that pointing to some element in a range of element and has the ability to iterate या फिर traverse through the element of that range। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आइटरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे आइटरेटर को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और एंगुलर ब्रैकेट में उस जो कंटेनर क्लास है उसमें किस टाइप के पैरामीटर होने चाहिए, जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर भी हो सकता है, तो वो लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग दो कॉलन लगाते हैं और आइटरेटर कीवर्ड लिखते हैं और उस आइटरेटर का नाम लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग आइटरेटर को डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमको कोई इंट टाइप का वेक्टर डिक्लेयर करना है, इंट टाइप का वेक्टर के लिए आइटरेटर डिक्लेयर करना है, मतलब ये जो आइटरेटर है वो वेक्टर टाइप के कंटेनर क्लासेस के एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वेक्टर, एंगुलर ब्रैकेट, इंट, कॉलन, आइटरेटर कीवर्ड और उसका नाम इट। अब जैसे हम लोग को कोई वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का चाहिए और उसके लिए आइटरेटर चाहिए, तो हम लोग सब कुछ सेम रखेंगे, बस इंट की जगह स्ट्रिंग लिख देंगे और ये आइटरेटर उसको एक्सेस करेगा स्ट्रिंग को। अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ और मिलेगा तो एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, एरर देगा। अच्छा, जैसे वेक्टर के अंदर वेक्टर आ जाए और वो जो वेक्टर है वो इंट टाइप का हो, उसके आइटरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर, एंगुलर ब्रैकेट में वेक्टर, फिर इस वेक्टर के अंदर इंट और उसके बाद कॉलन कॉलन आइटरेटर। और वेक्टर के अंदर जैसे पेयर हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर, पेयर, इंट कॉमा स्ट्रिंग, एंगुलर ब्रैकेट, कॉलन और आइटरेटर आई टी। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली सेट, मैप के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये जो सिंटैक्स है ये काफ़ी बड़ा है, तो ये सबको इतने पार्ट को हटाकर हम लोग इसके जगह ऑटो लिख सकते हैं। ऐसे इसकी जगह हम लोग ऑटो आई टी लिख सकते हैं और ये पूरा इसके इक्विवेलेंट होता है। ये अपने आप डायनेमिकली समझ जाएगा कि किसके लिए हम लोग आइटरेटर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आइटरेटर का सिंटैक्स, आइटरेटर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोग को, और आइटरेटर को लिखते कैसे हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं और डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटरेटर्स को उनके हिसाब से सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ कंटेनर इनपुट आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं, कुछ बैकवर्ड आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं, कुछ बाई डायरेक्शनल, कुछ रैंडम एक्सेस। तो इस हिसाब से उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से आइटरेटर को डिवाइड कर दिया गया और ये केवल एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया कि जिस हिसाब से जो आइटरेटर जिसकी फंक्शनैलिटी होती है उस हिसाब से उस आइटरेटर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया उस नाम से। जैसे कि बेसिकली आइटरेटर अभी तक हमने जितना पढ़ा है पूरे अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करियर में, उसमें आइटरेटर मैक्सिमम 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनपुट आइटरेटर। ये क्या करता है? ये केवल उस कंटेनर क्लास से किसी भी एलिमेंट को रीड करने का काम करता है, किसी भी एलिमेंट को बस रीड करने का काम करता है, उसे कहते हैं इनपुट आइटरेटर। वो आइटरेटर क्या कहलाता है? इनपुट आइटरेटर। अच्छा, अगर कंटेनर में कुछ हम लोग को लिखना हो, केवल लिखना हो, कोई वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट आइटरेटर का यूज़ करते हैं। आउटपुट आइटरेटर किस काम आता है? किसी भी कंटेनर में कुछ लिखने के लिए। अच्छा, फॉरवर्ड आइटरेटर का क्या काम होता है? फॉरवर्ड आइटरेटर उसे कहते हैं जो केवल आगे की तरफ एक्सेस करते हुए एलिमेंट जाता है, पीछे की तरफ नहीं आ सकता, वो बस आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड आइटरेटर। एक बार में एक एलिमेंट एक्सेस करेगा, फिर आगे मूव कर जाएगा, फिर ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करें, फिर आगे मूव कर जाएगा, फिर इसको एक्सेस करें, फिर आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके के आइटरेटर को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड आइटरेटर। अच्छा, बैकवर्ड और रिवर्स आइटरेटर क्या होते हैं? फॉरवर्ड का अपोजिट। ये जो है ये रिवर्स में एक एलिमेंट को एक्सेस करके जाता जाएगा। इस एलिमेंट को एक्सेस किया, रिवर्स चला गया, इस एलिमेंट को एक्सेस किया, रिवर्स चला गया, इस एलिमेंट को एक्सेस किया, रिवर्स चला गया। तो इसे कहते हैं बैकवर्ड आइटरेटर या फिर रिवर्स आइटरेटर। अच्छा, बाई डायरेक्शनल आइटरेटर क्या होता है? बाई डायरेक्शनल आइटरेटर जो होता है वो दोनों साइड मूव कर सकता है। वो इधर भी एक्सेस एक एलिमेंट एक्सेस किया, फिर ये आगे भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड लॉजिक इन द प्रोग्राम, और ये बैकवर्ड भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड लॉजिक इन द प्रोग्राम। अच्छा, फिर आता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब ये किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारा ये एक एरे होता है, तो एरे में हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। उसी तरह रैंडम एक्सेस आइटरेटर भी होता है, वो भी किसी भी एलिमेंट को, इस एलिमेंट को अगर हम लोग को एक्सेस करना है डायरेक्ट इसका इंडेक्स देंगे और ये एक्सेस हो जाएगा, इस एलिमेंट को एक्सेस करना है डायरेक्ट इसका एक्सेस देंगे और ये एक्सेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे आइटरेटर है, यहाँ पे आइटरेटर पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम लोग IT+3 लिख दें तो 1 2 3 इसको ये डायरेक्टली एक्सेस कर देगा।
ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, ना इन सारे केस में हो सकता है। लेकिन रैंडम एक्सेस में हम लोग डायरेक्ट IT+3 IT+4 डायरेक्ट ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस कहा जाता है और ये काफ़ी पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल होता है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लॉजिकली कैसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटरेटर को। 6 टाइप के होते हैं। इनपुट आइटरेटर किसी भी एलिमेंट को केवल रीड करने के काम आता है। आउटपुट आइटरेटर कोई वैल्यू असाइन करने के काम आता है। फॉरवर्ड आइटरेटर एक एलिमेंट एक्सेस करेगा फिर आगे मूव कर जाएगा। बैकवर्ड आइटरेटर या रिवर्स आइटरेटर वो रिवर्स में मूव करेगा एक एक एलिमेंट एक्सेस करते हुए। बाई डायरेक्शनल दोनों साइड मूव कर सकता है। और रैंडम एक्सेस वो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है एट ए वन टाइम, एट ए कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ आइटरेटर। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंट जो कंटेनर क्लासेस होते हैं वो डिफरेंट आइटरेटर के टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि कौन कौन से कंटेनर क्लासेस कौन कौन से आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं। तो जो वेक्टर और DQ कंटेनर क्लासेस है, वेक्टर और DQ कंटेनर क्लासेस है वो रैंडम आइटरेटर को सपोर्ट करता है। रैंडम आइटरेटर क्या होते थे? रैंडम आइटरेटर जिसमें हम लोग IT+3 IT+4 डायरेक्टली लिख देते थे उनको कहते हैं रैंडम एक्सेस आइटरेटर। तो रैंडम एक्सेस आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं वेक्टर और DQ। अच्छा, और जो लिस्ट मैप मल्टी मैप सेट मल्टी सेट जो है वो बाई डायरेक्शनल आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं। बाई डायरेक्शनल क्या होते थे? जो दोनों ही साइड मूव कर सकते थे। एक एलिमेंट को एक्सेस करके पीछे भी मूव कर सकता है, एक एलिमेंट को एक्सेस करके आगे भी मूव कर सकता है। ये आइटरेटर ये क्या होते थे? बाई डायरेक्शनल आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब जो फॉरवर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड सेट होते हैं और अनऑर्डर्ड मैप जो कंटेनर क्लासेस होते हैं वो फॉरवर्ड आइटरेटर को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये केवल फॉरवर्ड मूव करेंगे, ये केवल फॉरवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, नहीं रैंडमली एक्सेस कर सकते, ये केवल फॉरवर्ड मूव करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली ये है कि जो भी हमारे एडेप्टर कंटेनर क्लासेस होते हैं जैसे क्यू, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू, जो सिंपल कंटेनर या सीक्वेंशियल कंटेनर का यूज़ करके ही हम लोग बनाते हैं, उनमें कोई आइटरेटर सपोर्ट नहीं करता है। उनके लिए कोई आइटरेटर नहीं होते हैं क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं होती है किसी आइटरेटर को भी। इसलिए तो क्यू, स्टैक और प्रायोरिटी क्यू ये जो हमारे एडेप्टर कंटेनर क्लासेस हैं इनमें कोई आइटरेटर नहीं लगेगा। हालांकि फॉरवर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मैप में फॉरवर्ड आइटरेटर, लिस्ट मैप मल्टी मैप सेट मल्टी सेट में बाई डायरेक्शनल आइटरेटर और वेक्टर DQ में रैंडम एक्सेस आइटरेटर। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, वो ये कि रैंडम एक्सेस बाई डायरेक्शन और फॉरवर्ड बैकवर्ड आइटरेटर लाई कहाँ करते हैं। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि जो रैंडम एक्सेस आइटरेटर होते हैं उनमें बाई डायरेक्शनल की भी कैपेबिलिटी होती है, फॉरवर्ड आइटरेटर की भी कैपेबिलिटी होती है और बैकवर्ड या फिर रिवर्स आइटरेटर की भी कैपेबिलिटी होती है। जो बाई डायरेक्शनल आइटरेटर होते हैं उनमें फॉरवर्ड आइटरेटर और बैकवर्ड आइटरेटर या फिर रिवर्स आइटरेटर की कैपेबिलिटी होती है। जो फॉरवर्ड आइटरेटर होते हैं वो फॉरवर्ड जाते हैं और बैकवर्ड आइटरेटर जो होते हैं वो बैकवर्ड जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस सर्कल में कि ये सर्कल इनकी कैपेबिलिटीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड आइटरेटर है वो बाई डायरेक्शनल से कम पावरफुल है और जो बाई डायरेक्शनल है वो रैंडम एक्सेस वाले आइटरेटर से कम पावरफुल है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस सर्कल से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जो आइटरेटर होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, वो कुछ फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को। अब उन फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन फंक्शंस को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं कैर टाइप का और उसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं ABCDE। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये डिफाइन किए मेमोरी में एक स्पेस हम लोग की ऑक्यूपाई हो जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फंक्शन उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली 5 या 6 फंक्शन है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो कहाँ पॉइंट कर सकते हैं पहले इसके बारे में समझते हैं। आइटरेटर भी इसके बाद 1 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो एक फंक्शन होता है REND। तो रेंड फंक्शन जो होता है वो स्टार्टिंग एलिमेंट के एक पहले वाले ब्लॉक पे पॉइंट करता है। फिर आता है बिगिन। बिगिन जो है स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है। फिर आता है एक फंक्शन REND.base, ये भी स्टार्टिंग एलिमेंट को ही पॉइंट करता है। अच्छा, उसके बाद आता है R, मतलब यहाँ पर रिवर्स होता है। R मतलब रिवर्स होता है। बेसिकली ये सारे जो फंक्शन है ये रिवर्स आइटरेटर रिटर्न करते हैं। तो ये जो R बिगिन फंक्शन है मतलब रिवर्स से जो बिगिन है, जैसे यहाँ पर क्या है रिवर्स से बिगिन E, तो ये यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को ये पॉइंट करता है। फिर आता है एंड फंक्शन। एंड जो है वो लास्ट के बाद वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, एंड फंक्शन। फिर आता है RBegin.base। RBegin.base फंक्शन जो है वो भी लास्ट के एक बाद वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो REND हमारे स्टार्टिंग के एक पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, बिगिन स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है, REND.base स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब सिमिलरली RBegin मतलब रिवर्स ऑफ बिगिन लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, एंड लास्ट एलिमेंट के एक बाद वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, और RBegin.base सिमिलरली एंड की तरह ही मेमोरी लास्ट एलिमेंट के बाद वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अब ये जो फंक्शंस है ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग इस वेक्टर के लिए एक आइटरेटर डिफाइन करते हैं ऑटो IT। एक वेक्टर डिफाइन करती है, ठीक है, एक वेक्टर हम लोग डिफाइन करती है, अरे एक आइटरेटर हम लोग डिफाइन करती है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा, अब इस आइटरेटर को हम लोग v.begin असाइन किया, v.begin, और हम लोग सी आउट, बेसिकली आइटरेटर को सी आउट कैसे कराएंगे, सी आउट * IT, तो वो वैल्यू दे देगा जिस एलिमेंट को वो एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ v.begin किसको एक्सेस करेगा, v.begin एक्सेस करेगा, ये बिगिन है, इसके साथ जो हमारा वेक्टर है उसके साथ लग गया है, तो मतलब ये A को पॉइंट करेगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, A।
ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग लिखें आई टी इज इक्वल टू वी डॉट आर ई एन डी, आर ई एन डी किसको पॉइंट कर रहा है, आर ई एन डी पॉइंट कर रहा है इसके पहले वाला, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, कोई क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू। अच्छा, वी डॉट आर बिगिन, आर बिगिन लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, आर बिगिन लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो वैल्यू क्या आएगी, ई। अगर इसको पॉइंट करें इस तरह सी आउट स्टार आई टी लिख के तो क्या आएगी, ई आउटपुट। अच्छा, वी डॉट एंड किसको पॉइंट करता है, वी डॉट एंड, एंड किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट के एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन को, तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, वी डॉट आर बिगिन डॉट बेस, ये किसको पॉइंट करता है, वी डॉट आर बिगिन डॉट बेस, ये भी जहाँ एंड पॉइंट करता है वहीं पॉइंट करता है, तो ये भी हो जाएगा गार्बेज वैल्यू। अच्छा, वी डॉट आर ई एन डी डॉट बेस, ये हमारे स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा ए। अच्छा, आई टी इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन, बिगिन किसको पॉइंट करता है, पहले एलिमेंट को। अच्छा, पहले एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है, मतलब ए पर है, मतलब अभी आइटरेटर हम लोग का, अभी आइटरेटर जो है वो ए पर है, ठीक है। आइटरेटर में हम लोग की ए की वैल्यू है। अब हम लोग लिखें आई टी प्लस टू, आई टी प्लस टू स्टार लगा दिए, तब क्या होगा, ए के बाद पहले एक इधर जाएगा आगे, प्लस वन हुआ, ये आई टी प्लस वन हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ आएगा, ये आई टी प्लस टू हो गया, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सी। अच्छा, ये तो हो गए सारे फंक्शन, और कैसे हम लोग जंप कराते हैं, क्या कराते हैं, ये सारी चीज़ें। अब एक और फंक्शन आता है, 3 और फंक्शन होते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस और एडवांस, उनको देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट होता है वो जो हमारा करंट आइटरेटर है उसका नेक्स्ट वैल्यू देता है। जैसे कि अभी जैसे आइटरेटर ए पर पॉइंट कर रहा है, तो जैसे ही हम लोग आई टी इज इक्वल टू नेक्स्ट आई टी करेंगे तो आइटरेटर जो है वो बी पर पॉइंट करने लगेगा, वो बी पर पॉइंट करने लगेगा। अच्छा, अगर इसी तरह हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट आई टी कॉमा टू, तो अब जैसे आइटरेटर बी पर है तो इसके 2 बाद पे पॉइंट करेगा, तो 1 और 2, तब आइटरेटर अब यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऐसे यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्या होता है, प्रीवियस इसका अपोजिट होता है, जैसे अभी आइटरेटर डी पर है, आइटरेटर जो है अभी वो डी पर है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस आई टी लिख दें तो अब आइटरेटर जो है सी पर पॉइंट करने लगेगा, अब आइटरेटर सी पर पॉइंट करने लगेगा, इस पर नहीं करेगा। प्रीवियस मतलब एक पीछे चला जाता है, तो जैसे यहाँ पर अगर आउटपुट देखें तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ का आउटपुट देखें तो सी आ जाएगा। अच्छा, अब एक आता है एडवांस, एडवांस क्या करता है, उसी आइटरेटर को चेंज नहीं करेगा, उसी आइटरेटर को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। जैसे आई टी इज इक्वल टू एडवांस आई टी 3 लिखा है, मान लेते हैं आई टी ए पर पॉइंट कर रहा है, ठीक, तो एडवांस 3 लिखा है, मतलब पहले ये 3 जंप करेगा, 1 2 3 डी। अब ये जो आइटरेटर की वैल्यू है, ये जो आइटरेटर की वैल्यू है जो पहले ए थी, अब इसको मॉडिफाई करके वो डी कर देगा, अब इसको मॉडिफाई करके वो डी कर देगा। तो ये सारे फंक्शन हो गए हमारे, बिगिन, एंड, आर बिगिन, एंड, नेक्स्ट, प्रीवियस और एडवांस, कैसे यूज़ होते हैं। अब एक लास्ट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो आइटरेटर प्लस प्लस है और आइटरेटर प्लस वन है, इसको कहाँ यूज़ करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है। आइटरेटर प्लस वन जो है इसको हम लोग रैंडम एक्सेस आइटरेटर में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हमारे नॉन सिक्वेंशियल डेटा होते हैं, जहाँ पर हमारे रैंडम एक्सेस आइटरेटर नहीं है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर रिवर्स आइटरेटर है, वहाँ पर हम लोग आई टी प्लस वन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे वेक्टर है वो रैंडम एक्सेस आइटरेटर को सपोर्ट करता है, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगल बगल होते हैं, तो इसलिए आई टी प्लस वन करें या आई टी प्लस 3 करें तो वो नेक्स्ट पर ही जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं लिंक लिस्ट है या फिर मान लेते हैं मैप है, मैप जो होते हैं उनके एलिमेंट बिखरे होते हैं, पूरे बिखरे होते हैं, तो ये नेक्स्ट पर कुछ और ही चीज़ होगी, इसके भी नेक्स्ट पर कुछ और ही चीज़ होगी। तो आई टी प्लस वन की है तो आई टी प्लस वन की है तो यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो कोई गार्बेज वैल्यू देगा या फिर एरर भी आ सकता है। लेकिन यही अगर हम लोग आई टी प्लस प्लस की है तो ये यहाँ से सीधा यहाँ आएगा, तो ये डिफरेंस होता है आई टी प्लस प्लस और आई टी प्लस वन के। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।